नाज़रीन, गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। यूरोप ने इजराइल पर सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है। यूरोप से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक दहाइयों की तारीख है जिसमें यूरोप ने इजराइल को सपोर्ट किया है और यूरोप जो है वो इजराइल पर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर रहा है। जाहिर है कि ये डेवलपमेंट जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी। दरअसल नाज़रीन, बड़ा डिसाइडिंग टाइम आ गया है जब एक तरफ वाशिंगटन में ये फैसले हो रहे हैं कि नेतन्याहू वहां पर जो प्लानिंग्स कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो अब जो दूसरी तरफ वाली पार्टीज हैं जो नहीं चाहती कि फलस्तीनी डिस्प्लेस हो, जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती कि यहां पर मजीद लंबी जंगें चले, तो उन्होंने अपना जोर लगाना है और नेतन्याहू ने और उसके साथियों ने और उसके एलाइज ने, और अगर ट्रंप जो भी फैसला करता है तो उधर से उन्होंने जोर लगाना है। तो ये एक मामला जो है वो छिड़ गया है, यानी ये भी एक बड़ा डिसाइडिंग है जिसमें नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन के अंदर होगा जहां पर फैसले होने हैं कि आगे नेतन्याहू और ट्रंप क्या करेंगे। ईरान पर हमला करेंगे, गजा में डिस्प्लेसमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जो भी उनके प्लान हैं। और दूसरी तरफ से रीजन, उसके इत्तेहादी जो भी यूरोप के अंदर है, रशिया, चाइना, जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते और रीजन इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्होंने अपना जोर लगाना है। तो ये इस तरह का एक मामला दरमियान में छिड़ गया। तो यूरोप बड़ा खुलकर जब वो सामने आ गया है क्योंकि यूरोप भी फलस्तीनियों की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान के वजीर खारजा सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं और ब्रिक्स में का जो इजलास है उसमें शिरकत करने के बाद वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं। बड़ा अहम तरीन जो दौरा है, बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं और इजरायली जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत तंग आ गई है यमन से, और यमनी मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स ने उनके नाक में दम करके रख दिया है और वो आगे पीछे जाकर गिर रहे हैं। कभी पावर स्टेशंस पर, कभी जो है वो बंदरगाहों पर, कभी एयरपोर्ट हिट हो रहा है, तल अवीव हिट हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि यमन मजीद अपने हमले एस्केलेट करने का इरादा रखता है। तो वो पूरी तरह से उनके नाक में दम किया हुआ है और हैरिट्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि यमन को कैसे रोकना है, इसके ऊपर तैयारी इसराइल में हो रही है। और हैरिट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि असल में उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि वो गजा में जंगबंदी करें, इसके सिवा इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी हम बात करेंगे। और नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन में किस तरह से लॉबिंग कर रहा है दोबारा ईरान पर हमला करने के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो इजरायली आर्मी चीफ है उसकी जानिब से गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो गजा में जंगबंदी की तरफ जाएं। ये खबर भी सामने आ रही है, यानी आर्मी, चूंकि उसके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसकी अब हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि हमास के हमले ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं। और जो बैत हनान में जो उन्होंने ऑपरेशन किया है 7 अक्टूबर के बाद से आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो हमास जो है अपनी अलग सतह की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बरोकार ला रही है। और जहां पर इजरायली फौज गजा में अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझती है, वहां पर हमास आकर अटैक कर रही है। और अब तो उनके जो लॉसेस हैं वो दर्जनों में हैं, यानी 1-2 की बात नहीं है, कहीं पर 20, कहीं पर 12, कहीं पर 40, इस तरह से उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये इजरायली आर्मी के लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका में बहुत सारे उसकी डायमेंशंस हैं, अंदरूनी लड़ाई बहुत आगे बढ़ रही है। इलोन मस्क जो है वो ट्वीट करते चले जा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, और अभी जो उन्होंने ट्वीट किया उसके ऊपर 70 मिलियन के करीब जो है वो व्यूज आए हैं, यानी कि इतना ज्यादा वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जेफरी एप्स्टेन वाला मामला इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पर है और मतलब एक पूरा सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा है। और ट्रंप इंतजामिया निशाने के ऊपर है क्योंकि ट्रंप इंतजामिया खुद ये क्लेम कर रही थी कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो इन फाइल्स को जो है वो पब्लिश करेंगे, अवाम के सामने लेकर आएंगे। ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन का सबसे अहम तरीन नुक्ता था। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन है वो गले में स्लीव यानी क्रॉस जिसको बोलते हैं वो लगाकर आती हैं, अपीयरेंस देती हैं। जब वो जेफरी एप्स्टीन के मामले पर अभी रिसेंट उन्होंने अपीयरेंस दिया कुछ घंटे पहले, तो उन्होंने गले में क्रॉस नहीं पहना हुआ था। अब वो अमेरिका में उस पर भी डिबेट हो रही है कि देखें जब इसको झूठ बोलना था तो ये अपने तौर पर उसको उतार के आई है। ठीक है ना, इस हद तक मतलब अमेरिका के अंदर ये क्योस फैला हुआ है। और 7 टैक्सेस जो है वहां पर सैलाब आया हुआ है, $22 बिलियन के नुकसान अभी तक टैक्सेस के अंदर हो गया है। और उधर नेटो और रशिया के दरमियान जंग आगे बढ़ रही है। जर्मनी जो है वो उसने ट्रंप को फोन किया, जर्मन चांसलर ने ट्रंप को फोन किया है और कहा है कि हम पैट्रियट मिसाइल जो है वो अमेरिका से खरीदेंगे और यूक्रेन को देंगे। इससे पहले वाशिंगटन जो है वो पैट्रियट मिसाइल्स यानी एयर डिफेंस जो है वो यूक्रेन को दे रहा था, जो 3-4 दिन कबल जो है वो अमेरिका ने रोक लिया। तो अब जर्मनी के चांसलर अमेरिका को कॉल कर रहे हैं, ट्रंप को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पैसे पे करेंगे, आप रवाना करें ये यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस। तो जर्मनी का किरदार ज़ाहिर है कि वो ईरान के हवाले से हो, गजा के हवाले से हो, यूक्रेन के हवाले से वो जंगों को मजीद फ्यूल कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा कि यूरोप की जो सबसे बड़ी पोर्ट है वहां पर बकायदा जंग की तैयारी हो रही है कि नेटो के लिए सप्लाई किस तरह से मैनेज करनी है। और जर्मनी के अंदर जमीनी जंग की बकायदा तैयारियां हो रही हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं, कैसे रिवर्स को पार करना है उसकी एक्सरसाइज जर्मनी के अंदर जो है वो जारी हैं।
तो क्राइसिस है अमेरिका के अंदर भी, मिडिल ईस्ट में भी, और यूक्रेन के हवाले से भी, और यूरोप खुलकर सामने आ गया है। तो ऐसे माहौल में ट्रंप इंतजामिया काफी ज्यादा आइसोलेट है, तनकीद की जद में है, और अगर ऐसे में वो दोबारा से ईरान पर हमले का या गजा में डिस्प्लेसमेंट को, इस जारियत को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला करती है, जो कि अभी तक तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है, और वो अगर इसी को कंटिन्यू रखते हैं तो वो और ज्यादा आइसोलेशन में होंगे, और तनकीद की जद में होंगे, और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे, और मिडिल ईस्ट जो है उसको वो पुश करेंगे कि वो जाए चाइना की तरफ, वो ब्रिक्स की तरफ जाए, और वो पुश करेंगे यूरोपियंस को कि वो अपने तौर पर जब इकदाम उठाएं। तो ये हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पहली और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि यानी वाशिंगटन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका जवाब इधर से आया। देखें, ट्रंप क्या ट्वीट कर रहा था 3-4 दिन कबल नेतन्याहू के इस दौरे से पहले, डील होने वाली है, बस नेतन्याहू आएगा तो मैं उस पर बड़ी सख्ती करूंगा। हालांकि हम तो उस पर कोई बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसके तादी हैं, यूरोपियंस हैं, मिडिल ईस्ट है, उनके साथ तो अमेरिका सुबह शाम राब्ते में होता है, और एक बात कन्वे की जाती होती है भाई अब हम सीज फायर करवा रहे हैं। तो ट्रंप ये बयानिया बना रहा था कि भाई ये सीज फायर हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, खुद वो कह रहा था ना। तो जो ही अब नेतन्याहू वहां पर पहुंचा है और अब बातें बदल गई हैं कि नहीं हम तो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे, और ट्रंप उस बात को इंडोर्स कर रहा है। तो अब उसका जवाब आ रहा है, यानी जो वाशिंगटन से जो बातें सामने है उसका जवाब आ रहा है, और वो यूरोप से आया है, वो मिडिल ईस्ट से आया है। मिडिल ईस्ट जरा खामोशी से, जो कि गल्फ रियासतें खुलकर अमेरिका के सामने नहीं आती हैं, तो वो भी खामोशी से अपना इकदाम जो बढ़ा रही है, लेकिन यूरोप जो है वो खुलकर सामने आया है। यूरोप ने 4 रोज कबल जो ये कहा था ना कि हम 15 जुलाई को फैसला करेंगे कि जो सैंक्शंस हैं, वो एक सिग्नल था इसी दौरे को मद्देनजर रखते हुए कि ट्रंप सीज फायर की बात कर रहा है, सीज फायर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो फिर हमें सैंक्शंस लगाना पड़ेंगी, ये उनका सिग्नल था। तो अब जब वहां से ये बात आ गई है कि सीज फायर नहीं है और बल्कि फिलिस्तीनी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसके जवाब में यूरोप ने कहा कि फिर हम जब वो इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, और इजराइल इसको कंटिन्यू नहीं रख सकेगा, और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और बहुत साइंटिफिक ताउन, बहुत सारी सपोर्ट यूरोप से आती है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि यूरोप पीछे हट जाए और इजराइल जब वो इसी तरह से कंटिन्यू रख सके और ये सैंक्शन यहां पर लग जाएं। पहले एक हेडलाइन अब मैं आपके सामने रखता हूं, इजरायली मीडिया एज द वेस्ट डाइज। अच्छा, ये इजरायली मीडिया लिख रहा है, ये बात ज़हन में रख लें। एज द वेस्ट डाइज, वेस्ट जो है वो जा रहा है, बिल्कुल डाई हो रहा है, ठीक है ना, जवाल में जा रहा है। इजराइल्स फ्यूचर लाइज विद राइजिंग एशिया। इजराइल का जो मुस्तकबिल है अब वो लाए करता है किस पर? राइजिंग एशिया के ऊपर। अब जरा इनकी हसरतें देख लें। एक बात तो ये वो कंफर्म कर रहे हैं कि वेस्ट तो जा रहा है, वेस्ट तो फारिग हो रहा है, उसकी हुक्मरानी का खात्मा हो रहा है, ये तो चलो वो कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि एशिया, राइज ऑफ एशिया हो रहा है, ये भी वो कंफर्म कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इजराइल का मुस्तकबिल जो है वो राइजिंग एशिया के साथ खड़ा है। आगे देखिए, वो कहता है कि इजराइल जो है वो अब बहुत उसकी कम वैल्यूज रह गई हैं जो इजराइल और वेस्ट जो है वो शेयर करता है। जो लेफ्टिस्ट हैं वेस्ट में, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अबंडन कर दिया अपनी हिस्ट्री को, कल्चर को, यूनिकनेस को, एंड बिलीफ इन इटसेल्फ। कहता है वेस्ट के जो लेफ्टिस्ट हैं, जिनकी अभी गवर्नमेंट्स हैं, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री को भी अबंडन कर दिया है, अपने कल्चर को भी। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो वेस्ट के साथ अब मेल नहीं खा रही हैं। हमारी जो वैल्यूज हैं, इनकी कौन सी वैल्यूज हैं? वो गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, सब जगह पर सब देख रहे हैं इनकी क्या वैल्यूज है। लेकिन बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये उनके अंदरूनी सर्कल में ये बातें हैं, ये उनका वो जो कोर मीडिया ना, मतलब वो इस बात को डिस्कस कर रहा है कि हमारी वैल्यूज तो अब मैच ही नहीं हो रही है वेस्ट से, ठीक है ना। एक टाइम में था, लेकिन अब वो बदल गए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री भी छोड़ दी है, ठीक है ना, अपना कल्चर भी छोड़ दिया है, अब वो अच्छे नहीं रहे, और साथ वो वैसे भी जवाल में जा रहे हैं। तो अब हमारा मुस्तकबिल राइजिंग एशिया में। अच्छा, राइजिंग एशिया जो है, तो राइजिंग एशिया कहां खड़ा हुआ है? राइजिंग एशिया से क्या मुराद है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कहां खड़ी हुई है? ब्रिक्स ने अभी क्या बातें की हैं? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो वो खुद कंफर्म कर रहे हैं कि वेस्ट डाई कर रहा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम एशिया, भाई तो एशिया में तो इस्लामी मुल्क सबसे ज्यादा है ना, और ब्रिक्स में इस्लामी मुल्क हैं, तो ब्रिक्स की ओवरऑल पोजीशन क्या है? तो ये इजराइल का बेसिकली इख्तिताम है, उसकी बदमाशी का इख्तिताम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनकी नजर चीन के ऊपर है, कि जैसे ये अमेरिका में देखें, ये रशिया सोवियत यूनियन के अंदर थे, जो 1917 का इनकलाब आया था, उसमें इनका किरदार था और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनको गवर्नमेंट में हासिल हुआ। ये सोवियत यूनियन में थे, उसके बाद ये जर्मनी में थे, जर्मनी से फिर ये बरतानिया आए, बरतानिया से पार रहा, उसके बाद ये अमेरिका गए हैं, और इस वक्त अगर आप देखें तो इनकी सारी सपोर्ट अमेरिका से सबसे ज्यादा हो रही है। तो अब इनकी नजर है चीन के ऊपर कि वहां पर जाकर हम इन्फ्लुएंस करें, लेकिन चीन की सोसाइटी में पेनिट्रेट करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और अब के बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल काम हो जाएगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनकी ये हसरतें हैं कि अब हम राइजिंग एशिया में अपना फ्यूचर ढूंढे, तो राइजिंग एशिया तो पोजीशन ले चुका है फलस्तीन के लिए। तो एक बात तो ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आपके सामने रखी। अब ये उस तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अब यूरोप जो है ना, यूरोप जनाब उसने कहा है कि हम तो सैंक्शन लगाएंगे। इफ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी विल बी फोर्स्ड टू रीइंपोज सैंक्शंस थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, फोर्स टू इंपोज सैंक्शंस क्या मतलब? मजबूर होंगे।
वो कोई सैंक्शन नहीं लगाना चाहते, उनको फलस्तीनियों का कोई मसला भी नहीं है, उनको ह्यूमन राइट्स का भी कोई मसला नहीं है, मसला उनकी अपनी सलामती का है। और मैंने आपको बार बार बताया कि वो रेफ्यूजीज का मसला है। एक चीज जैसा होता है ना, बस अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया है यूरोपियन सोसाइटी में, वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया है ये रेफ्यूजीज के मामले के हवाले से। तो एक चीज जो यूरोपियन सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती वो ये रेफ्यूजीज हैं, और जंगें होंगी तो रेफ्यूजीज तो आएंगे, और सबसे ज्यादा तो खुद इजरायली आएंगे, ये अब उनको अंदाजा हुआ है। तो इसलिए ये यूरोप खुद फोर्स टू इंपोज, हम मजबूर होंगे, तो वो चाहते नहीं है। अगर एक ऐसी जंग हो जिसमें फलस्तीनियों के साथ जो मर्जी होता रहे, यूरोप की इकोनॉमी और ये रेफ्यूजीज वाला मसला ना हो, तो वो इजराइल को अलाउ करते रहेंगे। लेकिन अब तारीख बदल रही है ना, हम 21st सेंचुरी में, और 100 साल तो हो गया है उन्होंने इजराइल को जो सारी हिमायत की है। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, यानी यूरोप खुलकर सामने आ गया है। अच्छा आगे देखिए, बर्तानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा ये जो एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गजा में, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड पीपल आर डाइंग व्हाइल वेटिंग फॉर रिलीफ। बर्तानिया इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एड साइट्स के ऊपर फलस्तीनी मर रहे हैं। अच्छा देखे ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जीएचएफ का नाम ही नहीं लिया कि ये मार रहा है और इजराइल ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन अब इत्तेहादी है ना इजराइल का, तो वो उसने इतनी बात ही बहुत है, ठीक है ना, इतनी बात ही बहुत है कि वहां पर एड साइट पर मर रहे हैं, तो कैसे मर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बर्तानिया इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये हमें एड डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कबूल नहीं है। फ्रांस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है, और मैं बता रहा हूं ये वाशिंगटन के जवाब में सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो नेतन्याहू का दौरा हो रहा है। एंडलेस वॉर्स इन गाजा पोज अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन। एक चीज है कि वो चाहते हैं, एक चीज यह है कि उनके लिए मजबूरी है, और तीसरी चीज यह है कि सब इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और सब इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इजराइल इसमें फाते नहीं होगा, यह बात पक्की है। सो फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि गजा के अंदर जो एंडलेस वॉर है, इसका नतीजा होगा कि पूरे रीजन में जंग छिड़ेगी। यह बात सब अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अगर इराक जंग से यह खदशा होता कि रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, या बशार अल असद या लीबिया या कोई भी, अगर इनसे यह खतरा होता कि रीजनल वॉर छिड़ जाएगी और जंग जो है वो खलीजी रियासतों तक फैल जाएगी और इसके असरात यूरोप तक होंगे, कभी भी ये जंगें ना होती। तो ये बुनियादी बात। सीज फायर इन गाजा हैज बिकम एन अर्जेंट मैटर। फ्रांस के प्रेसिडेंट, फिल फॉर गजा का सीज फायर करवाना अब ये बहुत जरूरी हो गया। दैट्स इट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबको कॉन्सिक्वेंसेज नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि तबाही है अगर गजा में इस को ना रोका गया। तो आप सोचिए अगर गजा में जंगबंदी हो जाती है तो कितनी बड़ी फतह होगी फलस्तीन के लिए, और फिर इजराइल के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे, और जहां पर इजरायली सोसाइटी खड़ी है वो भी आपके सामने है। तो इनके लिए रास्ता कोई नहीं है, ये कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं, कभी उधर बमबारी कर ली, कभी उधर कर लिया। इनके पास कोई फतह, कोई रास्ता इनके पास नहीं है। ये अपना जबर जितनी देर जारी रख सकते हैं ये रखेंगे। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वेरी अनयूजुअल विजिट हो रहा है, ब्राजील से वो वापस आ रहे हैं, ब्रिक्स के अंदर इजलास में शरीक हुए, सारी रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी, जैसे इस्तकबाल हुआ, जो बातें उन्होंने वहां पर की, और आज चाइना से जो डिलीवरी आई है वो भी हमने आपके सामने कल रिपोर्ट कर दी थी। तो ब्राजील से वो वापस सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, यानी ईरान भी अभी नहीं जा रहे, वो डायरेक्टली ब्राजील से जब वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। और ये ईरान की जंग जो हुई है उसके बाद ये पहला दौरा होगा जो सऊदी अरेबिया का हो रहा है। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जरा दो हेडलाइंस देखिए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड टू डिस्कस बायलैटरल रिलेशन, दो तरफा, एंड पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन ड्यूरिंग हिज रिटर्न ट्रिप फ्रॉम ब्राजील। पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन में क्या है? गजा है जो अमेरिकन बेसिस पर अटैक हुआ है, दोबारा अगर जंग होती है तो फिर ईरान अटैक करेगा, तो ये सारी चीजें उसके अंदर जब डिस्कस होंगी। और अगली हेडलाइन देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वी वांट टू एंगेज विद वाशिंगटन इन ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात होगी? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अमेरिका से ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंगेज होने के लिए तैयार हैं। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने इस मौके के ऊपर क्यों जारी की है, ये मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं कि नेतन्याहू वाशिंगटन में किस चीज की लॉबिंग कर रहा है, और तो ये स्टेटमेंट ईरान ने जारी क्यों की है। इजराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ओहद बराक, उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए। वो कहता है कि जो ये नेतन्याहू की जंगें हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर मैं होता तो मैं ईरान के साथ जाकर हाथ मिलाता, ईरान की लीडरशिप के साथ हाथ मिलाता, अमेरिका को कहता कि ईरान के साथ डील की जाए, निगोशिएशंस किए जाए और मामला को आगे बढ़ाया जाए। और उसने कहा कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया जा सके, और उसने कहा यह बिल्कुल डिजास्टरस रास्ता है जिसको नेतन्याहू लेकर आगे चल रहा है, और यह सस्टेनेबल नहीं है। इजराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ईरान हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, इजराइल में यानी कि उसने बड़ी तबाही मचा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नो जोक, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं तो यह कोई शुगल नहीं होता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, आई वुड रिक्वेस्ट ईरानियन लीडरशिप टू स्टॉप एंड मूव फॉरवर्ड ऑन अ पॉजिटिव पाथ। तो मैं ईरानी लीडरशिप के साथ मामला को आगे बढ़ाता, हाथ मिलाता, डील करता और आगे बढ़ता, ईरान के साथ जंग न करता। ये तो 12 दिनों में ईरान ने यही सबक सिखाया है कि ईरान से टकराने वाले रेजा रेजा हो जाएंगे, ठीक है ना। और सिर्फ 12 दिनों में इनके इतने लोग माइग्रेट कर गए हैं कि इनको सरकारी सतह पर यह अनाउंस करना पड़ा कि कोई यहां इजराइल को छोड़कर नहीं जाएगा। इनको लगा कि ये 12 दिनों में तो बाकी इजराइल खाली हो जाएगा। सो
अच्छा, अगली बात यह है कि जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने कहा है कि डील होनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ये समझ लें कि इजराइल का मतलब उन्हीं का इदारा, यानी जो उन्होंने बात करवानी होती है वहां से करवा लेते हैं। ये समझ लें इजरायली मीडिया ही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। जमीर इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट ऑफ हिज सपोर्ट फॉर कंक्लूडिंग डील बिकॉज ऑपरेशन थ्रेटन द लाइव्स ऑफ द हॉस्टेजेस। अच्छा, क्यों? एक तो उसने डील की सपोर्ट कर दिया कि डील होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए गजा में, इजराइल का आर्मी चीफ। क्यों? क्योंकि जो हॉस्टेजेस हैं उनकी जान को खतरा है। अच्छा, हॉस्टेजेस की तो इनको परवाह नहीं है। असल बात क्या है कि इजरायली आर्मी सस्टेन नहीं कर पा रही है, उनके जो लॉसेस हो रहे हैं आपके सामने और एग्जॉस्ट हो चुकी है आर्मी, तो असल बात वो है, हॉस्टेजेस की इनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो इजरायली आर्मी चीफ ने सीज फायर की हिमायत की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कंडेम इजराइल आर बी कंप्लिसिट इन जेनोसाइड। या तो इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाओ, उसको कंडेम करो, या फिर यह है कि अगर तुम नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम भी जेनोसाइड के हिस्सेदार हो। कोलंबियन प्रेसिडेंट इन अ गार्डियन ओपैड, उन्होंने खुद गार्डियन के अंदर ये ओपैड लिखा है, एक्यूजेस नेतन्याहू ऑफ जेनोसाइड इन गाजा एंड अर्ज ग्लोबल एक्शन। देखिए, ये दुनिया को मजाक नहीं है, ये दुनिया किसी की जागीर भी नहीं है, ये दुनिया सदा किसी की भी नहीं रहती, ये सदा इक्तदार भी किसी का नहीं रहता। यकीन मानिए ये जो रास्ता इजराइल ने लिया है ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है और वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है जिसको अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा था। इनका ये काम नहीं बनता था कि ये रीजन में आकर ये सारा कुछ करें। तो दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। अब कह रहे हैं राइजिंग एशिया में हमारा मुस्तकबिल, और राइजिंग एशिया तो कहां खड़ा हुआ है? दुनिया की अकवाम जब यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है तो सिर्फ एक वोट इजराइल के हक में आता है और वो अमेरिका का है। बर्तानिया और फ्रांस ने भी लास्ट टाइम वोट किया बाकायदा इजराइल के खिलाफ, और जब जनरल असेंबली में वोटिंग होती है तो फिर भी ये एक दो ही होते हैं, बाकी सारी दुनिया कहां खड़ी हुई है। तो राइजिंग एशिया तो भूल जाओ, अफ्रीका से लेकर जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर लतीनी अमेरिका से लेकर सारी दुनिया के अकवाम फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मामला नहीं चलेगा। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट गार्डियन में लिख रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ लेना चाहिए। और इधर अल-शरा साहब को देख लें, अल-शरा साहब जो है वो अब रोजाना की बुनियाद पर बैकफुट पर जा रहे हैं, क्योंकि जो ही उन्होंने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जाऊंगा, अच्छा वो जो शरा को लाने वाले हैं टर्की और कतर, वो ईरान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसने दरमियान कहा मैं तो ईरान और हिजबुल्लाह से जंग करूंगा और गोलान हाइट्स इजराइल ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो काफी खिंचाई लगता है कि इसकी हुई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। एक दिन इसने कहा कि नहीं गोलान हाइट्स तो नहीं देंगे इजराइल को, वो तो हमें गोलान हाइट्स इजराइल हमें दे। आज ये क्या कह रहा है? इसने कहा जी इजरायली ऑफिशियल्स के साथ कोई मुलाकात हुई नहीं है। मिडिल ईस्ट के मीडिया ने रिपोर्ट किया, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, खामोशी हो गई। अब अचानक से कह रहा है कि मेरी तो किसी इजरायली ऑफिशियल से मुलाकात हुई नहीं। तो ये भी बैकफुट के ऊपर जा रहा है। तो यानी रीजन जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बुनियादी बात यह है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना ये भी बस ख्याली पुलाव है, ये भी हवा के अंदर तहलील पिछली भी हो चुकी है और अगली भी हो जाएगी। एक मंसूबा है, वाशिंगटन में बैठे जानिस बना रहे हैं कि अच्छा गजा में कब्जा भी कर लेंगे, वेस्ट बैंक में भी कब्जा कर लेंगे, फिर सीरिया और लेबनान नॉर्मलाइजेशन का अनाउंस करेंगे, फिर सऊदी अरेबिया करेगा, फलाना करेगा। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा, अब द रॉयटर जो है दुनिया का बहुत बड़ा खबर रसा इदारा, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने बताया कि नेतन्याहू वाशिंगटन में क्या एजेंडा प्रमोट कर रहा है। एक तो अभी उसकी ट्रंप के साथ दोबारा मुलाकात, और मतलब ये बहुत अनयूजुअल है कि ट्रंप के साथ उसकी दोबारा मुलाकात, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल जब से ट्रंप आया, बल्कि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जब से ट्रंप आया है कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका वाशिंगटन का दौरा हुआ और उसकी दोबारा मुलाकात ट्रंप से हुई हो। ही इज द फर्स्ट वन कि ट्रंप के साथ उसकी बार बार मुलाकातें हो रही हैं और अभी ये जुमेरात तक वहां पर होगा और शायद एक आध मुलाकात और भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? ट्रंप के साथ बार बार मुलाकात यानी कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, कुछ नतीजा खेज। या तो यह है कि गजा पर जंगबंदी का चूंकि दबाव ट्रंप के ऊपर बहुत आ रहा है, इसी दरमियान यूरोप का रिएक्शन और रीजन का रिएक्शन भी आ गया, तो या तो दबाव ट्रंप पर बहुत ज्यादा अंदरूनी बैरूनी, तो या तो वो डील फाइनलाइज करवा लेगा, और या फिर जो ऑलरेडी तय हो चुका है कि डिस्प्लेसमेंट ही होगी उसी पर वो आगे जारी रखेगा। ईरान पर हमले की नेतन्याहू जो कोशिश कर रहा है, यानी कुछ बड़ा प्लान, कुछ नतीजा खेज प्लान वहां पर हो रहा है, बार बार मुलाकातें हो रही हैं। तो राइटर ये कह रहा है कि नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई डील हो अमेरिका की, और वो चाहता है कि अमेरिका उसको ग्रीन लाइट दे ईरान पर दोबारा हमला करने की। राइटर की कुछ हेडलाइंस देखिए, कहता है कि नेतन्याहू जो है वो एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी देख रहा है टू लॉन्च अ स्ट्रांग अटैक ऑन ईरान। पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। पहले तो जो हमला इसने किया ईरान ने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया इजराइल का, अब ये पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहरहाल वो इसको यही पोर्ट्रे कर रहा है कि ईरान कमजोर हो गया है, पहले ही कारी जरब हमने लगा दी है, अब दोबारा हमला करना है, स्ट्रांग अटैक ईरान पर होना चाहिए, ये वो लॉबिंग कर रहा है। और इजराइल इज नॉट सीकिंग डिप्लोमेसी बट रादर रिजीम चेंज इन ईरान। वो कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहता बल्कि ईरान के रिजीम को ही चेंज करना चाहता है। नेतन्याहू इज अपसेट कि जो अमेरिका दोबारा से टॉक से रिवाइव करने की बात कर रहा है ईरान के साथ, तो नेतन्याहू उससे अपसेट है। नेतन्याहू अपोज एनी स्टेप कि जिसमें ईरान के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डील्स होंगी और उसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफलाइन मिले, ऐसी किसी भी निगोशिएशन से वो अपोज करता है। तो वो जो ईरान की स्टेटमेंट आई है कि हम ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं,
तो वो इस तनाजुर में आई कि इसराइल इस वक्त, देखिए इसराइल हमेशा से चाहता है कि ईरान और अमेरिका की कोई निगोशिएशन ना हो, तो ईरान तो हमेशा से इसके लिए तैयार है और यही असल रास्ता है, यही सही रास्ता है। इसी की तरफ ईरान को डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर आगे बढ़ना है, अमेरिका करे ना करे लेकिन उनको बात यही करनी है। तो इसराइल नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर ईरान के साथ कोई इस तरह का माहिदा तय पा जाता है तो ये ईरान की फतह होगी। तो इकोनॉमिक डील ईरान कह रहा है कि तैयार है और नेतन्याहू चाहता है कि कोई डील ना हो। नेतन्याहू वांट्स नथिंग लेस देन लिबिया मॉडल फॉर ईरान। लिबिया की तारीख भी बड़ी बेरहम है, बड़ी तल्ख है। जो हिलरी क्लिंटन ने, ओबामा ने लिबिया के साथ किया, बड़ा बड़ा तारीख का बड़ा तल्ख तरीन वो दौर है। तो लिबिया स्टाइल चाहता है नेतन्याहू। मैंने आपको बताया कि कुछ इंसानों में भी शैतान होते हैं। एक वक्त आता है जब वो इंसान ही रहते हैं, वो सिर्फ इंसानों जैसे दिखते हैं, असल में वो शैतान बन चुके होते हैं। तो ये लिबिया स्टाइल चाहता है ईरान में। अब आप आगे खुद हिसाब लगा ले। तो ये जनाब नेतन्याहू वहां पर तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने फैसला करना है, उसने डूबती कश्ती में जाना है या बहरहाल अपनी सियासत भी बचानी है और अपने मुल्क का फायदा भी सोचना है, अमेरिकन फर्स्ट भी सोचना है। उसकी जो इंतजामिया है वो ऑलरेडी आइसोलेट हो चुकी है और अभी ट्रंप ने कहा कि वो टैरिफ लगाएगा, जो 9 जुलाई की डेडलाइन है उसी मुताबिक लगाएगा और कोई कंसेशन किसी को नहीं मिलेगी। तो वो इत्तेहादी जो है वो अपने फैसले कर रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, वो सारे अपने फैसले कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन अपने फैसले करेगी। सो ऑलरेडी वो आइसोलेशन में ही जा रहा है। सो अमेरिकन के अंदर तनकीद बढ़ रही है। अगर वो डूबती कश्ती में गया तो वो और कंट्रोवर्शियल होगा और ज्यादा नुकसान उठाएगा। हैरड्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? हैरड ये रिपोर्ट कर रहा है कि यमन ने नाक में दम करके रख दिया ना, यमनी मिसाइल रोके जा रहे हैं और वो मुसलसल आ रहे हैं और अब इसराइल को खतरा यह है कि वो और ज्यादा आएंगे, एस्केलेशन होने जा रही है। तो अब आप देखें कि वी फियर रीन्यूड लॉन्च ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम यमन ड्यू टू द एस्केलेशन इन गजा एंड वेस्ट बैंक। यमन और तेज हमले करने जा रहा है और तमाम जो अटैक्स किए गए हुतीस पर वो कामयाब नहीं हुए हैं हुतीस को रोकने में। और एवरी मिसाइल जो लॉन्च होता है हुती से अकम्पेन्ड बाय एक्सपर्ट्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। कहते हैं कि यमनीज ने वहां पर एक्सपर्ट्स बिठाए होते हैं हर मिसाइल के साथ कि अगली बार उसकी एक्यूरेसी और बेहतर होनी चाहिए। यानी यमन ने इसराइल को तजर्बागार बना लिया है कि हर मिसाइल जो वो फायर करते हैं साथ एक्सपर्ट्स बिठाए होते हैं कि क्या ये सही टारगेट पर गया है, अगर दाएं बाएं हुआ है तो वो कहते हैं अगली बार और ये एक्यूरेट होना चाहिए। यमन इस तरह से आगे बढ़ रहा है और वो कहते हैं कि अच्छा भाई यमन को रोकना कैसे है, कैसे रोकना है? तो वो कहते हैं एक ही सिनेरियो है और वो ये कि गजा में जंग बंद कर दी जाए तो उसके साथ जब वो रुक जाएगा यमन, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है। हैरड्स The option includes an agreement with Hamas or Iran explicitly or implicitly involving a ceasefire from Yemen. इधर मुआहदे होंगे तो यमन रुकेगा, गजा में ceasefire. The most likely scenario is an agreement that ends the war in Gaza. इसके सिवा यमन जो नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि नेटो का जो मामला है वो बहुत संगीन होने जा रहा है। हम बार बार इस पर बात कर रहे हैं। उधर कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है उधर। ना यूरोप उसके ऊपर एग्री है, रशिया की वैसे एग्जिस्टेंशियल जंग है और ट्रंप साहब तो वैसे ही एक बंदा होता है ना जो इनइफेक्टिव साबित होता है, तो वो उस तरह से साबित हुआ है। हालांकि ट्रंप चाहता जंग रुक सकती थी लेकिन वो इनइफेक्टिव साबित हुआ है। अब जनाब वाली बात यह है कि जर्मनी के चांसलर ने फोन किया है कि आप पैट्रियट मिसाइल दें और पैसे हम देंगे और पेंटागन जब मिसाइल देने के लिए, पैट्रियट सिस्टम जब वो देने के लिए उसने ऐलान कर दिया है। तो ये मामला संगीन है और नेटो तैयारी कर रहा है बहुत ज्यादा